हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए ज्यादा देर बात नहीं करूंगी, मैं सेशन को आगे बढ़ा लेती हूँ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और वैसे आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रोथ इन चिल्ड्रन इज बेस्ट असेस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब बच्चों में वृद्धि मतलब ग्रोथ का सबसे अच्छा आकलन निम्नलिखित में से किससे किया जाता है। बताइए, इनमें से किससे किया जाता है। बच्चों में वृद्धि या फिर ग्रोथ का सबसे अच्छा आकलन निम्नलिखित में से किससे किया जाता है। तो ऑप्शन ए है हाइट अलोन, मतलब केवल ऊंचाई। ऑप्शन बी हमारा वेट फॉर हाइट, मतलब ऊंचाई के अनुसार वजन। ऑप्शन सी हमारा हेड सर्कमफेरेंस अलोन, मतलब केवल सिर घेरा। ऑप्शन नंबर डी है हमारा बीएमआई अलोन, मतलब केवल बीएमआई। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। बच्चों में वृद्धि का सबसे अच्छा आकलन निम्नलिखित में से किससे किया जाता है, किससे किया जाता है बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेट फॉर हाइट क्या हो जाएगा, वेट फॉर हाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ऊंचाई के अनुसार वजन, क्या होगा, ऊंचाई के अनुसार वजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई के अनुसार वजन से बच्चे के पोषण और वृद्धि दोनों का समुचित मूल्यांकन होता है। क्या होता है, ऊंचाई के अनुसार वजन से बच्चों के पोषण और वृद्धि दोनों का समुचित मूल्यांकन होता है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा टू क्वेश्चन है हमारा, इन विच एज ग्रुप इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन। मतलब किस आयु समूह में आयरन की कमी से एनीमिया सबसे अधिक होता है। बताइए किस आयु समूह में आयरन की कमी सबसे अधिक होती, एनीमिया की कमी सबसे अधिक होती, बताइए। बताइए किस आयु समूह में आयरन की कमी से एनीमिया सबसे अधिक होता है। कौन सी आयु में होता है एनीमिया, बताइए। तो ऑप्शन ए है 0 से 6 मंथ। ऑप्शन बी हमारा 6 मंथ टू 2 इयर्स। ऑप्शन सी हमारा 5 to 10 इयर्स। ऑप्शन डी है एडोलसेंस, मतलब किशोरावस्था। तो बताइए कौन सी आयु वर्ग जो है उनमें आयरन की कमी से एनीमिया सबसे अधिक होता है, कौन सी आयु में होता है सबसे अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 मंथ टू 2 इयर्स क्या हो जाएगा, 6 मंथ टू 2 इयर्स। ठीक है, 6 मंथ टू 2 इयर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 मंथ टू 2 इयर्स। इस उम्र में तेजी से वृद्धि होती है, क्या होती है, 6 महीने से 2 साल तक क्या होती है, तेजी से वृद्धि होती है, जिससे आयरन की जरूरत बढ़ जाती है और अनुपूरक आहार में अक्सर कमी रहती है। क्या होता है, इस उम्र में तेजी से वृद्धि होती है, जिससे आयरन की जरूरत बढ़ जाती है और अनुपूरक आहार में अक्सर कमी रहती है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा थ्री थ्री क्वेश्चन है हमारा, बेसिक प्रिंसिपल इन पीडियाट्रिक नर्सिंग इंक्लूड्स फैमिली सेंटर्ड केयर, दिस प्रिंसिपल मीन्स। मतलब बाल चिकित्सा नर्सिंग में परिवार केंद्रित देखभाल का सिद्धांत क्या दर्शाता है। बताइए बाल चिकित्सा नर्सिंग में परिवार केंद्रित देखभाल का सिद्धांत क्या दर्शाता है, इनमें से क्या दर्शाएगा। तो ऑप्शन ए, नर्स इज सोल डिसीजन मेकर, मतलब नर्स अकेला निर्णय लेने वाली। ऑप्शन बी हमारा, फैमिली पार्टिसिपेट्स इन प्लानिंग एंड केयर, मतलब परिवार देखभाल और योजना में भाग ले। ऑप्शन सी हमारा, इंक्लूड फैमिली फ्रॉम प्रोसीजर्स, मतलब परिवार को प्रक्रियाओं से बाहर रखना। ऑप्शन डी हमारा, ओनली डॉक्टर इंटरेक्ट्स विद फैमिली, मतलब केवल डॉक्टर परिवार से संवाद करे। तो बताइए बाल चिकित्सा नर्सिंग में परिवार केंद्रित देखभाल का सिद्धांत क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है इनमें से। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैमिली पार्टिसिपेट्स इन प्लानिंग एंड केयर, फैमिली पार्टिसिपेट इन प्लानिंग एंड केयर, मतलब परिवार देखभाल और योजना में भाग ले। क्या हो जाएगा, परिवार देखभाल और योजना में भाग ले, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाल नर्सिंग में
परिवार को देखभाल की योजना में शामिल करना आवश्यक माना जाता है। क्या होता है? बाल नर्सिंग में परिवार को देखभाल की योजना में शामिल करना आवश्यक माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा फोर क्वेश्चन है हमारा। A neonatal with respiratory distress shows external reactions and grunting. What is the first aid nursing action? मतलब एक नवजात शिशु में श्वसन संकट हो जिसमें सीना अंदर की ओर खींचने और ग्रंटिंग मतलब कि गुड़गुड़ाहट हो रही हो, तो पहली नर्सिंग प्राथमिक क्रिया क्या होगी? बताइए। एक नवजात शिशु में श्वसन संकट हो जिसमें सीना अंदर की ओर खींचने और ग्रंटिंग मतलब घुरघुराहट हो रही हो, तो पहली नर्सिंग प्राथमिक क्रिया क्या होगी? क्या होगी इनमें से बताइए। तो ऑप्शन ए है गिव अ सेडेटिव मतलब निष्क्रिय औषधि देना। ऑप्शन बी है स्टार्ट ऑक्सीजन एंड कीप एयरवे पेशेंट मतलब ऑक्सीजन देना एवं बायोमार्ग को खुला रखना। ऑप्शन सी हमारा फोर्स फीड विद ट्यूब मतलब नलिका द्वारा बलपूर्वक खिलाना। ऑप्शन डी हमारा इमीडिएटली बर्थी बेबी मतलब तुरंत शिशु को स्नान कराना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन में पूछा है एक नवजात शिशु में संकट हो जिसमें सीना अंदर की ओर खींचने और ग्रंटिंग मतलब कि गुड़गुड़ाहट हो रही हो, तो पहली नर्सिंग प्राथमिक क्रिया क्या होगी? क्या हो जाएगी बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टार्ट ऑक्सीजन एंड कीप एयरवे पेशेंट। क्या हो जाएगा? स्टार्ट ऑक्सीजन एंड कीप एयरवे पेशेंट मतलब ऑक्सीजन देना और मतलब ऑक्सीजन देना एवं वायुमार्ग को खुला रखना। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन देना एवं वायुमार्ग को खुला रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नवजात को सांस लेने में कठिनाई हो तो सबसे पहले ऑक्सीजन देना और वायुमार्ग को खुला रखना चाहिए। क्या है? अगर नवजात को सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो सबसे पहले ऑक्सीजन देना और वायुमार्ग को खुला रखना चाहिए। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है फाइव क्वेश्चन है हमारा। नॉर्मल बर्थ वेट रेंज इन इंडिया इज। क्या है? नॉर्मल बर्थ वेट रेंज इन इंडिया इज मतलब भारत में सामान्य नवजात जन्म भार सीमा क्या है? बताइए। भारत में सामान्य नवजात जन्म भार सीमा है कौन सी है इनमें से? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है 125 टू 2.5 kg। ऑप्शन बी हमारा 2.0 टू 3.0 kg। ऑप्शन सी हमारा 2.5 टू 3.5 kg। ऑप्शन डी है 3.0 टू 4.0 kg। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? क्या है? भारत में सामान्य नवजात जन्म भार सीमा है। बताइए कितना जन्म भार सीमा है? जन्म भार कितनी होगी? भारत में सामान्य नवजात जन्म भार सीमा क्या है? क्या है इनमें से? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मिनिमम कितना होना चाहिए? 2.5 से 3 kg तक होना चाहिए। 3.5 kg तक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2.5 से 3.5 kg तक होना चाहिए। ठीक है। पूर्णकालिक स्वस्थ नवजात का सामान्य जन्म वजन इसी सीमा में होता है। ठीक है। किसमें? इसमें होता है 2.5 टू 3.5 kg में होता है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा सिक्स क्वेश्चन है हमारा। What is the approximate daily weight gain in a healthy neonate after the first 2 weeks? मतलब पहले 2 सप्ताह के बाद एक स्वस्थ नवजात शिशु का लगभग प्रतिदिन वजन वृद्धि कितनी होती है? बताइए। पहले 2 सप्ताह के बाद, पहले 2 सप्ताह, ठीक है, पहले 2 सप्ताह के बाद एक स्वस्थ नवजात शिशु का लगभग प्रतिदिन वजन वृद्धि कितनी होती है? स्वस्थ शिशु का पूछ रहा है। ठीक है। स्वस्थ नवजात शिशु का लगभग प्रतिदिन वजन वृद्धि कितनी होती? एक स्वस्थ शिशु की प्रतिदिन वजन वृद्धि इनमें से कितनी होगी पहले 2 सप्ताह के बाद? ठीक है। तो ऑप्शन ए है 10 ग्राम पर डे। ऑप्शन बी है 20 ग्राम पर डे। ऑप्शन सी 30 ग्राम पर डे। ऑप्शन डी है 50 ग्राम पर डे। तो बताइए कितने ग्राम होगा? प्रतिदिन का पूछा है। प्रतिदिन पहले जो 2 सप्ताह होते हैं शिशु के, नवजात शिशु के पहले जो 2 सप्ताह होते हैं उनको छोड़ के एक स्वस्थ शिशु का लगभग प्रतिदिन वजन वृद्धि कितनी होती? कितनी होगी बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा
30 ग्राम। कितना होगा? 30 ग्राम पर डे। कितना होगा? 30 ग्राम पर डे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिदिन कितनी वजन वृद्धि होती है? तो 30 ग्राम पर डे होती है। ठीक है, जन्म वजन प्राप्त करने के बाद नवजात सामान्यतः प्रतिदिन 30 ग्राम बढ़ाता है। ठीक है, जन्म वजन प्राप्त करने के बाद नवजात सामान्यतः प्रतिदिन 30 ग्राम बढ़ता है। ठीक है, कितना? नवजात शिशु का प्रतिदिन 30 ग्राम वजन बढ़ता है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए, 30 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवन क्वेश्चन है हमारा। Which of the following is a sign of dehydration in infant? मतलब निम्नलिखित में से शिशु में निर्जलीकरण का संकेत है। बताइए शिशु में इनमें से निर्जलीकरण का संकेत क्या हुआ? तो ऑप्शन ए है हाई यूरिन आउटपुट, मतलब अधिक मूत्र उत्पादन। ऑप्शन बी हमारा सन कैन एंटीरियर फॉन्टेनल, मतलब सामने का फॉन्टेनल धसा होना। ऑप्शन नंबर सी है हमारा मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन्स, मतलब गीली श्लेष्म झिल्लियां। ऑप्शन डी है क्राइंग विद टीयर्स, मतलब आंसुओं के साथ रोना। तो बताइए शिशुओं में निर्जलीकरण का संकेत क्या है? क्या होगा इनमें से? बच्चे में अगर पानी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? बताइए क्या संकेत है? कौन सा संकेत दिखेगा अगर बच्चों में पानी की कमी हो जाती तो? शिशुओं में अगर पानी की कमी हो जाती है तो क्या दिखता है उनमें? बताइए इनमें से क्या दिखेगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सन कैन एंटीरियर फॉन्टेनल। क्या हो जाएगा? सन कैन एंटीरियर फॉन्टेनल इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सामने का फॉन्टेनल धसा होना। क्या होगा? सामने का फॉन्टेनल धसा होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिशु के सिर का मुलायम भाग धसना निर्जलीकरण का संकेत है। फॉन्टेनल क्या हुआ? शिशु का जो मुलायम भाग होता है वो। ठीक है, शिशु के सिर का जो मुलायम भाग होता है उसे हम बोलते हैं फॉन्टेनल। ठीक है, शिशु के सिर का मुलायम भाग धसना निर्जलीकरण का संकेत है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 8 क्वेश्चन है हमारा। विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ, मतलब कि 0 डे अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया, मतलब भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जन्म 0 दिन पर कौन सा टीका दी जाती है? कौन सा टीका दी जाती है? बताइए। भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जन्म पर कौन सी टीका दी जाती? कौन सी टीका देते हैं जन्म पर? तो जन्म पर कौन सा टीका देते हैं? जन्म पर बीसीजी टीका दिया जाता है। कौन सा? बीसीजी टीका देते हैं। ठीक है, बच्चे का जब जन्म होता है तो बीसीजी का टीका दिया जाता है। जन्म पर बीसीजी, ओपीवी 0 और हेपेटाइटिस 0 डोज दिया जाता है। ठीक है, क्या क्या दिया जाता है? जन्म पर बीसीजी, ओपीवी 0 और हेपेटाइटिस बी 0 दी जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 9 क्वेश्चन है हमारा। When does the birth weight usually triple? मतलब जन्म वजन सामान्यतः कब 3 गुना हो जाता है? बताइए जन्म वजन सामान्यतः कब 3 गुना हो जाता है इनमें से? तो ऑप्शन ए है एट 6 मंथ, ऑप्शन बी एट 9 मंथ, ऑप्शन सी एट 12 मंथ्स, ऑप्शन डी है एट 24 मंथ्स। तो बताइए तो कब हो जाएगा? जन्म वजन सामान्यतः कब 3 गुना हो जाता है? बताइए बच्चे का वजन 3 गुना कब होता है? शिशुओं का वजन 3 गुना कब होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एट 12 मंथ्स। क्या हो जाएगा? एट 12 मंथ्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। एट 12 मंथ्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 महीने। क्या हो जाएगा? 12 महीने इसका राइट आंसर हो जाएगा। जन्म वजन 5 से 6 महीने में दुगना और 12 महीने में 3 गुना हो जाता है। क्या होता है? 5 से 6 महीने में, 5 से 6 महीने में क्या होता है? दुगना होता है। और 12 महीने में तिगुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है 12 महीने में। ठीक है, 12 महीने में कितना हो जाता है? 3 गुना, और 5 से 6 महीने में दोगुना हो जाता है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 10 क्वेश्चन है हमारा। In pediatric nursing, which one is true about psychological needs of preschool child?
In pediatric nursing, this one is true about psychological needs of preschool child. मतलब बाल चिकित्सा नर्सिंग में प्री स्कूल बच्चे की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के बारे में कौन सा कथन सही है? बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? क्या पूछा है, बाल चिकित्सा नर्सिंग में प्री स्कूल बच्चे की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के बारे में कौन सा कथन सही है? सही है, बताइए कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए हमारा दे डू नॉट फियर सेपरेशन, मतलब वे अलगाव से नहीं डरते। ऑप्शन नंबर बी हमारा दे नीड रूटीन सिक्योरिटी प्ले, मतलब उन्हें दिनचर्या सुरक्षा खेल की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा दे प्रेफर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग टास्क, मतलब उन्हें अमूर्त तर्क कार्य पसंद है। ऑप्शन नंबर डी हमारा दे ऑलवेज एक्सप्रेस फीलिंग वर्बली, मतलब वे भावनाएं हमेशा मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं। तो बताइए बाल चिकित्सा नर्सिंग में प्री स्कूल बच्चे की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के बारे में कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही हो जाएगा? राइट आंसर क्या हुआ इसका क्वेश्चन नंबर 10 का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दे नीड रूटीन सिक्योरिटी प्ले, मतलब उन्हें दिनचर्या सुरक्षा खेल की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये कथन सही है। राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस उम्र के बच्चों को स्थिर दिनचर्या सुरक्षा और खेल की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 11 क्वेश्चन है हमारा। बताइए बाल चिकित्सा नर्सिंग में कौन सा सिद्धांत न्यूनतम बाधा और खेल चिकित्सा पर जोर देता है? तो ऑप्शन ए है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, मतलब सुरक्षा का सिद्धांत। ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल नीड्स, मतलब विकासात्मक आवश्यकताओं का सिद्धांत। ऑप्शन सी हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी, मतलब स्वायत्तता का सिद्धांत। ऑप्शन डी हमारा प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल केयर, मतलब सांस्कृतिक देखभाल का सिद्धांत। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 11 को? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विकासात्मक आवश्यकताओं का सिद्धांत क्या हो जाएगा? विकासात्मक आवश्यकताओं का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल नीड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नर्सिंग देखभाल को बच्चे की विकासात्मकता और आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, नर्सिंग देखभाल को बच्चे की विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकासात्मक आवश्यकताओं का सिद्धांत। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारा 12 क्वेश्चन है हमारा। A child comes with acute appendicitis. What nursing management is priority before surgery? मतलब एक बच्चा तीव्र अपेंडिसाइटिस के साथ आता है, शल्य चिकित्सा से पहले प्राथमिक नर्सिंग प्रबंधन क्या है? बताइए शल्य चिकित्सा से पहले प्राथमिक नर्सिंग प्रबंधन क्या हो जाएगा? इनमें से क्या पूछा है क्वेश्चन में? एक बच्चा तीव्र अपेंडिसाइटिस के साथ आता है, शल्य चिकित्सा से पहले प्राथमिक नर्सिंग प्रबंधन क्या है? तो ऑप्शन ए है इंकरेज सॉलिड फूड इंटेक, मतलब ठोस आहार देना। ऑप्शन बी हमारा विथ होल्ड ओरल इंटेक, मतलब एनपीओ, मतलब मौखिक आहार बंद करना। ऑप्शन सी हमारा एडमिनिस्टर लेक्सेटिव्स, मतलब रेचक दवाएं देना। ऑप्शन नंबर डी हमारा गिव हॉट फॉर्मेंटेशन, मतलब गर्म सिकाई करना। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विथहोल्ड ओरल इंटेक, मतलब एनपीओ, मतलब मौखिक आहार बंद करना। क्या हो जाएगा? मौखिक आहार बंद करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। शल्य क्रिया से पहले उल्टी आदि की आशंका से कुछ भी खाने पीने नहीं दिया जाता। ठीक है,
जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं तो क्या करते हैं, पेशेंट को कुछ भी खाने से मना कर देते हैं, कुछ भी ना खाना है ना पीना है, ठीक है, खाना पानी नहीं खाना है क्योंकि उल्टी होने के चांसेस होते हैं, अगर खाना पानी लेंगे तो उल्टी हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है, उल्टी होने की वजह से शल्य क्रिया से पहले मना कर देते हैं कुछ भी खाने पीने से, ठीक है, मतलब कि ऑपरेशन से पहले मना कर दिया जाता है खाने पीने से। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 13 क्वेश्चन है हमारा। इन केस ऑफ चोकिंग इन अ टोडलर 1 to 3 years द फर्स्ट एड मेजर इज, मतलब 1 से 3 वर्ष के बच्चे में चोकिंग मतलब कि घुटन की स्थिति में पहली सहायता क्या होगी, क्या होगी बताइए, पहली सहायता क्या होगी, 1 से 3 वर्ष के बच्चे में चोकिंग या फिर घुटन की स्थिति में पहली सहायता क्या होगी, इनमें से क्या होगी। तो ऑप्शन ए है गिव लार्ज ग्लास ऑफ वाटर, मतलब गिलास पानी देना। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, मतलब एक बड़ा गिलास पानी देना। ऑप्शन बी है ब्लैक ब्लोज प्लस एब्डोमिनल थर्स्ट, मतलब पीठ पर थप्पड़ प्लस पेट की दबाव क्रियाएं। ऑप्शन सी है इंड्यूस वोमिटिंग, मतलब उल्टी करवाना। ऑप्शन डी है हमारा वेट एंड ऑब्जर्व, मतलब प्रतीक्षा करें और देखें। तो बताइए क्या हुआ, 1 से 3 वर्ष के बच्चों में चोकिंग घुटन की स्थिति में पहली सहायता क्या होगी, क्या होगी पहली सहायता। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेट ब्लोज प्लस एब्डोमिनल थर्स्ट, मतलब पीठ पर थप्पड़, मतलब पीठ पर थप्पड़ प्लस पेट की दबाव क्रियाएं। क्या होगा, पीठ पर थप्पड़ प्लस पेट की दबाव क्रियाएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों में चोकिंग के लिए पीठ पर थपथपाना और पेट में दबाव देना प्राथमिक उपचार है। क्या है, बच्चों में चोकिंग के लिए पीठ पर थपथपाना और पेट में दबाव देना प्राथमिक उपचार है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन है हमारा। इन लो बर्थ वेट बेबी कंगारू मदर केयर, मतलब KMC इन बेनिफिशियल बिकॉज, KMC को बोलते हैं कंगारू मदर केयर, ठीक है, मतलब कम वजन भार वाले शिशु में कंगारू मदर केयर KMC लाभकारी है, क्योंकि क्यों लाभकारी है KMC बताइए। कंगारू मदर केयर मतलब कि KMC, ठीक है, KMC को बोलते हैं कंगारू मदर केयर। कम जन्म भार वाले शिशु में कंगारू मदर केयर लाभकारी है, क्योंकि क्यों लाभकारी बताइए। तो ऑप्शन ए है मेंटेन्स वार्मथ एंड इम्प्रूव बॉन्डिंग, मतलब ताप बनाए रखता है और बंधन बढ़ाता है। ऑप्शन बी हमारा प्रिवेंट्स ऑल इन्फेक्शंस, मतलब सभी संक्रमण रोकता है। ऑप्शन सी है रिप्लेसेस नीड फॉर इंक्यूबेशन, मतलब इंक्यूबेटर की आवश्यकता समाप्त करता है। ऑप्शन डी हमारा इंक्रीजेस बर्थ वेट इमीडिएटली, मतलब तुरंत जन्म भार बढ़ाता है। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ, कम जन्म भार वाले शिशु में कंगारू मदर केयर लाभकारी है, क्यों लाभकारी बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंटेन्स वार्मथ एंड इम्प्रूव्स बॉन्डिंग, क्या हो जाएगा, मेंटेन्स वार्मथ एंड इम्प्रूव बॉन्डिंग, मतलब ताप बनाए रखता है और बंधन बढ़ाता है। क्या करता है, ताप बनाए रखता है और बंधन बढ़ाता है, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 15 क्वेश्चन है हमारा। A neonate is found with persistent hypoglycemia, which is a priority nursing action, मतलब एक नवजात में लगातार हाइपोग्लाइसीमिया पाया गया है, प्राथमिक नर्सिंग क्रिया क्या होगी बताइए। एक नवजात में लगातार हाइपोग्लाइसीमिया पाया गया है, बताइए प्राथमिक नर्सिंग क्रिया क्या होगी इनमें से। तो ऑप्शन ए है इमीडिएटली स्टार्ट IV ग्लूकोज, मतलब तुरंत सिरा द्वारा ग्लूकोज देना। ऑप्शन नंबर बी है हमारा डिले फीडिंग फॉर 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे तक भोजन देरी करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा गिव कोल्ड वाटर, मतलब ठंडा पानी देना। ऑप्शन डी है ऑब्जर्व ओनली, मतलब केवल निगरानी करना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ, एक नवजात में लगातार हाइपोग्लाइसीमिया पाया गया है, प्राथमिक नर्सिंग क्रिया क्या होगी इनमें से बताइए, प्राथमिक नर्सिंग क्रिया क्या होगी। राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हाइपोग्लाइसीमिया है तो क्या करना है, तुरंत सिरा द्वारा ग्लूकोज देना है।
ठीक है, क्या करना है, तुरंत आईवी ग्लूकोज देना है, इमीडिएटली स्टार्ट आईवी ग्लूकोज। ठीक है, डीएनएस या फिर D5 D10 ये सब दे सकते हैं। ठीक है, शुगर लो होती है तो डीएनएस D5 D10 ये दी जाती है, आईवी फ्लूइड है। ठीक है, D5 D10 और डीएनएस ये क्या है, आईवी फ्लूइड है। ठीक है, ये लो शुगर में दी जाती है। अगर शुगर लेवल लो हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, तो उसमें दी जाती है डीएनएस D5 D10। ठीक है, और D25 भी दी जाती है। ठीक है, D25 भी दी जाती है। D25 में 25% क्या होता है, ग्लूकोज होता है। D5 में 5% ग्लूकोज होता है और D10 में 10% ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।